हेलो। हेलो। आवाज आ रही है महफूज साहब? आवाज आ रही है महफूज साहब? हेलो। आवाज आ रही है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मैं जनवादी लेखक संघ के सभी मेंबरान और ख़ासकर MZ खान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी और समुंदर खामोश है आपकी समाज की दहलीज पे पेश करूं, मैं चाहता हूं कि हिंदी और उर्दू अदब के दो बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान से जुदा हो गए। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। एक नाम रिसाला शब्बे खूं के एडिटर, 2 दर्जन से जायद किताबों के खालिक, शायर, अफसाना निगार, मुहक्किक, नॉवेल निगार और नाक़िद जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब के इंतकाल से आज पूरी दुनिया सोगवार है। वहीं हिंदी साहित्य में हमारे दरमियान से मंगलेश डबरल का निधन भी एक बहुत बड़ा खला है जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिले तलाफी खसारा है। शमसुर रहमान फारूकी साहब अपने आप में एक अंजुमन थे। अल्लाह ताला शमसुर रहमान फारूकी साहब की मग़फ़िरत करे और डबराल साहब के निधन से साहित्य जगत को जो नुकसान हुआ है वो अपूरणीय क्षति है। ये खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इस सिलसिले में मैं मंगलेश डबरल साहब जैसे कवि के 2 इशार से ही उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि माँ कहती थी चीज़ें जहाँ होती है, माँ कहती थी चीज़ें जहाँ होती है अपनी एक जगह बना लेती हैं, अपनी एक जगह बना लेती हैं और वो आसमानी से मिटती नहीं, और वो आसानी से मिटती नहीं। माँ अब नहीं है
सिर्फ उसकी जगह बची हुई है। माँ अब नहीं है, सिर्फ उसकी जगह बची हुई है। तो दुनिया में आना और जाने का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन लिखारी अपनी यादें छोड़ जाता है और उन यादों में हमेशा जिंदा रहता है और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ये अदीब हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी यादों में। अब मैं आप लोगों के समाज की दहलीज पर अपनी एक कहानी जिसका उन्वान है और समुंदर खामोश है पेश करने जा रहा हूं। समाप्त कीजिए। कहानी का उन्वान है और समुंदर खामोश है। मोर को दाना खिलाते खिलाते कब तक देखता। मैं सड़क पर उतरा, पोस्टर वाले मर्द को मुस्कुराते देख बेचैनी हद से बढ़ी तो मेरे अंदर का समुंदर सुनामी की शक्ल लेकर उबल पड़ा। शायद मैं भीड़ का तन्हा मुसाफिर था जो अपने अजदाद की लापरवाहियों का खमियाजा भुगत रहा था और अपने वजूद की सलीब उठाए तारीख दोराहे पर खड़ा ये सोच रहा था कि शांति की तलाश में नाकामी ही मेरा मुकद्दर है या कुछ और। डिक्शनरी वो ताबूत थी जिसमें सवाल भरे लफ्जों की लाशें पड़ी थीं और मेरी उंगलियां उनमें शांति को तलाश कर रही थीं। यहां तक कि शांति का ढांचा उन बोसीदा लाशों में मौजूद नहीं था। शायद पनाहगाह के इर्द गिर्द खूनखार भेड़िए छुपकर इंसान की टूटती बिखरती आवाज को खामोशी से सुन रहे थे और मुंतजिर थे कि कब आवाज खामोश हो और लाशों में तब्दील हुई इंसानी वजूद को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। एक तरफ टूटती बिखरती आवाजों के दायरों और उनकी गूंज में समाया खौफ, दूसरी तरफ शांति की तलाश में निकला मैं। दौड़ता हुआ सरपट भाग रहा था, सच को झूठ और झूठ को सच कहने वाले मेरी बेबसी पर कहकहा लगा रहे थे। कुछ लोग जमीन से अपना ताल्लुक साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। मैं दौड़ते दौड़ते एक बस्ती में दाखिल हुआ तो रात आधी धरती की कोख में उतर चुकी थी। खौफनाक दरिंदे अपने खूनी दांत निकाले हुए चारों तरफ फैलते नजर आ रहे थे। बस्ती के सभी अफराद के अलग अलग सर उनकी हथेलियों पर तड़प रहे थे, जैसे अभी अभी उनको उनके कद से जुदा किया गया हो। दूसरी जानिब पोस्टर वाला मर्द सफाकी से मुस्कुरा रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था। लाशों के अंबों से तामीर शुदा मीनार मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था। कदमों को 6 इंच छोटा करने का काम जारी था। सर हथेलियों पर जमाए जा रहे थे। तशद्दुद की आग भड़क रही थी। हिंदुस्तान का दिल रो रहा था। बूंद बूंद टपकता खून धरती को रंजो अलम से सैराब कर रहा था।
अंधे कुएं से इंसानी पंच निकाले जा रहे थे। हीरे की आंख और पत्थर का जिगर रखने वाले लोग गर्चा पथरा गए थे, लेकिन आंखें रोशन थीं। जिंदा और बाशऊर जहन वाले राहें तलाश रहे थे, निकास की सूरत नहीं कोई नजर आ रही थी। हर एक जानिब बंदूकें थीं, बूटों की टापें थीं। टापों का आज़म था कि सरकशी में उठे सरों पर आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और फसादी की मोहरें लगाकर उन्हें कुचल दिया जाए। बेहिसी तो इतनी थी कि जंगल में लाशें चार सू आए दिन दिख जाती थी। सरों का कद से जुदा होना और कदमों का 6 इंच छोटा होना जंगल के दरख्त आए दिन देखते थे, मगर जंगल में तवील खामोशी हमेशा तारी रहती थी। ये वो अशजार नहीं थे जिसे शहादत के लिए आलमे वजूद में लाया गया हो, और ना ही कदो कामत से महरूम किए लोग बनी इसराइल के कबीले से थे। ये खालिस्तान हिंदुस्तानी थे जो कुचले जा रहे थे, दबाए जा रहे थे। शहरों से पैदल वापिस गांव और अपने जंगल आए थे। मौत उनका सड़कों पर ही से पीछा कर रही थी। पलायन करके गए थे और वापिस पलायन करके आ रहे थे। मौत रेल की पटरियों पर सोने तक नहीं देती थी। आंख लगते ही कद 6 इंच छोटा हो जाता था। सड़कों पर थक हार कर बैठने भी नहीं देती थी, क्योंकि बैठते ही बैठते आंख झपक जाती थी। ऐसे में कईयों के प्राण पखेरु हो गए थे। सब साइकिल वाली बिटिया तो नहीं थे ना। मोहब्बत से छुटकारा जिनको मिला, उन्हीं का अपना पुराना आसरा, ठोर ठिकाना, छत, मचान तो यही गांव, धरती, जंगल था ना। सो यहां नहीं लौटते तो कहां लौटते। कद छोटा होने के वक्त जिस्म से फूटी खून की फुहार पोस्टर पर धब्बे गर्चा गाहे गाहे छोड़ जाती थी, मगर बारिश भी चुनाव की तरह ही थी। शायद जो बरसते ही पोस्टर को साफ सुथरा बना जाती थी। इसलिए कहकहों का लगना आए दिन पोस्टर से सुनाई पड़ता था। लहूलहान पैरों पर खड़े लोग बेबसी से पोस्टर वाले मर्द का कहकहा सुनते थे। मुस्कुराते हुए पोस्टर को देखकर जंगल में आग लगाने वाले समझ जाते थे कि जंगल जल्द ही जल उठेगा, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर पहाड़ों और पेड़ों ने यह भी देखा कि जंगल जल चुका है। पोस्टर वाला मर्द बोलता तो खूब था, मन की बात, मगर किसी का दुख नहीं सुनता था। इंसानियत जुल्म का सामना कर रही थी। हर तरफ फिक्री इल्गार थी। आजादी सल्ब करने की मंसूबाबंदी करने वाले मकतूल को कातिल कह रहे थे। और फिर हुआ यूं, मेरे ह्यूम पैक में पहुंचने से पहले ही जंगल में शांति मर चुकी थी। मैं ह्यूम पैक में सहमा हुआ छुपा था। वहशी दरिंदों को अपनी जानिब बढ़ता देख मैं वहां से पैरों पर सर रखकर भागा।
भागने का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ था। हमेशा की तरह पोस्टर वाला मर्द मुस्कुरा रहा था और मैं सोच रहा था जिंदगी क्या है। खून की होली खेलना, घरों में आग लगाकर कहकहा लगाना, बलात्कार करना या घुटकर मर जाना। सवाल का जवाब देने वाला पुरुष खामोशी की चादर ओढ़े वहशी दरिंदों का रक्स देख रहा था। खबर देने वाले खबरों से बेखबर रख रहे थे। रोशनियों से जगमगाता शहर फारिज़दा हो गया था। निकाब की मुखालफत करने वाले भी निकाब लगाए अपने घर में बैठे थे। दाढ़ी की मुखालफत करने वाले भी दाढ़ी रखकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करने लगे थे। चारों तरफ वीरानी अपना डेरा जमाए थी। सड़क के दोनों तरफ टेलीग्राफ के खंभे मुजस्सम उदासी का नक्शा पेश कर रहे थे। दरख्तों से झड़कर गिरे जर्द पत्तों और चटकती हुई टहनियों के दरमियान एक बूढ़ा शख्स बैठा था। बूढ़े के झुर्रियों से वहशत और खौफ का तूफान उमड़ रहा था। मैं तक उसे देखता रहा। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था मगर मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी थी। शायद उसने मेरी आवाज सुन ली। बोला, बेटा, सब अपने घरों में बंद हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल हो गई है। तुम भी अपने घर जाओ। शहर से गांव तक खौफ दहशत अपना डेरा जमा चुकी है। हम ही में से कोई बलात्कार कर रहा है। सच बोलने वाले जेल जा रहे हैं, झूठ बोलने वाले सर आंखों पर बैठे हैं। हुकूक इंसानी के अलमबरदारों की लाशें भी कब्रिस्तानों शमशानों में अब दिखती जा रही हैं। दादाजी ठीक कह रहे हैं। पास बैठा चिलम फूंकता जवान बोला, गांजा भी सच बोलने पर कभी कभी मजबूर कर देता है। मुंह से धुआं छोड़ने के बाद उसने कहा, हम ही में कोई बलात्कारी है। साला नेतवा सब बेहया हो गया है। लाशों पर राजनीति कर रहा है। अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। साला मीडिया समझा रहा है कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी है। काहे नहीं कहता सिस्टम टूटा है। जाओ जाओ बेटा, अपने अपने घर जाओ। संकट की घड़ी है। यहाँ पर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। चले जाओ महफूज जगह पर। बुढ़ापे में ये भी दिन देखना था। सोचा भी नहीं था। गांव उजड़ा तो शहर की गंदी बस्ती में आ बसा था। अब के उजड़ा तो कहाँ जाऊंगा। बड़ा संकट का समय है बाबा। हाँ बेटा, भगवान सबकी रक्षा करे। बूढ़ा अचानक उठा और गिरते पड़ते गंदी बस्ती में दाखिल हो गया। पीछे पीछे चिलिम चटाए उठाए जवान भी साथ में हो गया। मैं फुटपाथ पर खड़ा सोच रहा था, आधी रात में लाश को जलाना सनातन प्रथा नहीं है तो क्या वो सनातनी हिंदू ही नहीं थी या दलित हिंदू ही नहीं होते हैं।
सिर्फ चुनाव के वक्त, बाद में उनकी भी मॉब लिंचिंग होती है औरों की तरह। सवाल भौचाल ला रहे थे, सवाल का जवाब देने वाले खुद सवालिया निशान बन गए थे। अब सूरत हाल ये है कि लोग कहते हैं बच्चे स्मार्टफोन लेते ही स्मार्ट हो जाते हैं। मैं देख रहा हूं गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, धान की फसल पानी में डूब गई है और मेरे रास्ते महदूद हो गए हैं। चलती फिरती जिंदगी रुक गई है। अपने वजूद की जंग लड़ने वाले अपनी सोच को कफन पहनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चाय वाला मोर को हनूस दाना खिला रहा है। पोस्टर वाला मर्द हमेशा की तरह अभी भी मुस्कुरा रहा है और समुंदर खामोश है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी समाज तक मैंने अपनी कहानी और भी समुंदर खामोश है पहुंचा दी। आप अपने कीमती राय से नवाजें, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।